हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के एग्रीकल्चर थीम से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या आप सभी को पता है कि टेस्टिंग ईयर प्रिपरेशन इज वेरी क्रूशियल, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं और किन एरियाज पे आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, राइट। तो किसी भी टेस्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहली बात, सिलेबस की कवरेज हो जाए, सेकंड, करंट अफेयर्स भी कवर होते रहें, एंड मल्टीपल रिविजन्स भी आपकी हो सकें। तो यही 3 ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर शिखर टेस्ट सीरीज यहां पर डिजाइन की गई है स्लीपी क्लासेस द्वारा 2025 के लिए। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है, डिटेल्स आपके सामने हैं, जाके चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए इस टेस्ट सीरीज में एंड अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड, थोड़ा फैक्चुअल सवाल यहां पर पूछा गया है, बट हमने देखा है कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा सवाल क्या पूछ रहे हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ मूविंग फूड ग्रेन्स हैं, मतलब जो आपके एफसीआई डिपोट्स हैं हर एक स्टेट में, वहां से जब वो फूड ग्रेन्स को मूव किया जाता है टू द फेयर प्राइस शॉप, जो आपकी डिपो वाली दुकानें रहती हैं विद इन अ स्टेट अंडर द इंडियाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो कॉस्ट है ये कौन बियर करता है? क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करता है या स्टेट गवर्नमेंट बियर करता है, या फिर दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बियर करती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, कोई और एजेंसी है जो कि इस कॉस्ट को बियर करता है? तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो हम सभी को पता है कि भैया हमारे देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, जिसके तहत कोशिश की गई कि भैया देश के जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उन सभी तक फूड ग्रेन्स बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पर पहुंचाए जा सके। अब तो उसको और रिवाइज करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी पहुंचाए जा रहे हैं, राइट। तो उस केस में जब आपके एफसीआई डिपोज जो कि स्टेट में प्रेजेंट हैं, वहां से जब आपके फूड ग्रेन्स मूव किए जाते हैं टुवर्ड्स द फेयर प्राइस शॉप्स, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वहां पर आएगी ही, एंड जो फेयर प्राइस शॉप्स वहां पर काम कर रही हैं उनका भी कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बियर करते हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यही पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन में भी एक्सप्लेन मिलेगा कि भैया इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के मार्जिन है, राइट, ये जितनी भी आपकी कॉस्ट है दे डू नॉट गेट पास्ड अपॉन द बेनिफिशियरीज, राइट, क्योंकि उसकी वजह से जाहिर सी बात है हायर प्राइसेस उनको वहां पर पे करना पड़ेगा। तो इसी पर्पसेस के लिए हमने क्या देखा है कि यहां सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टू स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, कि जाहिर सी बात है स्टेट को ही वहां पर पे करना पड़ेगा, बट केंद्रीय सरकार भी इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, राइट। तो इस प्रकार से जो नॉर्म्स हैं कि कितनी सेंट्रल असिस्टेंस यहां पर देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये रिवाइज की जाती है। जब आपका एनएफएसए 2013 में आया था उसके 3 साल बाद भी इसे रिवाइज किया गया था, एंड इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट और जो हैंडलिंग चार्जेस है कितने यहां पर लाई करते हैं। जनरल स्टेट्स के लिए अलग है, स्पेशल स्टेट्स के लिए अलग है, राइट। फिर फेयर प्राइस शॉप्स के जो डीलर्स के मार्जिन है वो कितने देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो जनरल स्टेट्स है उसमें हमारा 50% की कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एंड स्पेशल स्टेट्स के लिए 75% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, राइट। चलिए, तो आई होप ये चीज यहां पर आपको क्लियर होगी हो। पीआईबी का ही डॉक्यूमेंट है, वहीं से सवाल निकाला गया है। ओके, सेकंड सवाल है यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब कृषि विज्ञान केंद्र आपको ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि हेल्प करता है वहां के लोकल फार्मर्स को कि किस प्रकार से यहां एग्रीकल्चर में बेहतर तरीके से साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, ताकि फार्मर्स की भी इनकम यहां पर इंप्रूव हो सके, राइट। तो पहली स्टेट में कह रहे हैं जो आइडिया था कि एस्टैब्लिशमेंट करनी है इस प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र की, इट वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस जो कि डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की कमेटी द्वारा रखे गए थे। सेकंड में कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, अब जाहिर सी बात है उनकी कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल नीड्स होंगी ही उनको ऑपरेट करने के लिए। तो उन फाइनेंशियल नीड्स को केंद्रीय सरकार एज वेल एज जिस स्टेट गवर्नमेंट में वो कृषि विज्ञान केंद्र रखा गया है उनके द्वारा यहां पर पूरी की जाती हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगेन फैक्चुअल बेस्ड सवाल है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया गया कि इस प्रकार की कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की लीडरशिप के अंतर्गत, राइट। एंड उन्हीं कमेटी ने यहां पर कहा कि भैया इस प्रकार के हमें कृषि विज्ञान केंद्र की जरूरत है जो कि हेल्प करे फार्मर्स को। बट ये जो पर्टिकुलर कृषि विज्ञान केंद्र हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करती, इनकी जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही यहां पर बियर की जाती हैं, जिसके चलते सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए ए ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज एक्सप्लेनेशन में भी यहां पर मेंशन की गई है कि ये जो पर्टिकुलर कृषि विज्ञान केंद्र हैं बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हमारे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के, राइट। एंड
फंक्शन करते हैं एज अ नॉलेज एज वेल एज रिसोर्स सेंटर हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सपोर्ट इनिशिएटिव्स में, जो आपके पब्लिक नेचर के हों, प्राइवेट नेचर के हों, वॉलंटरी सेक्टर नेचर के हों, ताकि उस प्रकार से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को यहाँ पर बेहतर किया जा सके, राइट। तो आईसीआर द्वारा फिर इसी प्रकार की कमेटी क्रिएट की गई थी 1973 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि भैया आवश्यकता है कि इस प्रकार की कमेटी की यहाँ पर स्थापना की जा सके, राइट। 1973 में फिर ये आइडिया जो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्म साइंस सेंटर, जिन्हें हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, उनकी स्थापना यहां पर की गई, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया कि इस केस में जो आपकी ये स्कीम है कंप्लीटली फाइनेंस है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड जितने भी आपके इस प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स, जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे या एनजीओज रहेंगे, उनके माध्यम से यहाँ पर ये सैंक्शन की जाती हैं, राइट। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। एंड इसी बेसिस पर सबसे पहला जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश किया गया था। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके नोट्स में ऐड की जा सके। प्लीज इसको वैल्यू एडिशन जरूर ऐड कीजिएगा। अगला सवाल फार्म प्रोग्राम से रिलेटेड, अब थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपसे पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। पहले में कह रहे हैं इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉल्यूशन यहां पर हो रहा है बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एज वेल एज प्लास्टिक्स, उसको रिड्यूस करने के ऊपर काम किया जाए। सेकंड में कह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि इंडिया भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सा यूज कीजिए अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को, डेफिनेटली आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ये फार्म प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है जिसमें इंडिया भी हिस्सा ले चुका है, फंडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा यहां पर की जा रही है। एंड ऑब्जेक्टिव काफी क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है कि जी हां, जिस प्रकार का पॉल्यूशन पेस्टिसाइड्स के यूज की वजह से, प्लास्टिक्स का यूज की वजह से एग्रीकल्चर में होता है, उस पॉल्यूशन को हम यहां पर रोक सकें, उस चीज को यहां पर कंट्रोल कर सकें, राइट। तो इसमें 7 नेशंस हैं जिनकी लिस्ट आपको यहां पर दे दी जा चुकी है, जिनके द्वारा अलॉन्ग विद द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये प्रोग्राम जनरली आपका लॉन्च किया जा चुका है, राइट। इट इज लेड बाय द जो आपका यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंट प्रोग्राम है विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 साल का ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। देखते हैं किस प्रकार से ये जो बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है कि पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ता जा रहा है, ऑल्दो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, फार्मर्स को फायदा मिलता है, बट जो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, टुवर्ड्स द ह्यूमन हेल्थ, उसी को असेस करते हुए ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि इसका यूज केस या जिस प्रकार से इन्हें यूज किया जा रहा है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि इस प्रकार के जो आपके हजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको हम कम से कम कर सकें। तो बेसिक फैक्ट्स भी आपको यहां पर मेंशन कर दिए जा चुके हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर है ई किसान उपज निधि, एक और इनिशिएटिव जो कि यहां पर लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो आपकी ई किसान उपज निधि है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए, जिसके चलते वो पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक्स यूजिंग ENWR, ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हैं दे एक्ट एज अ लीगल प्रूफ जो कि फार्मर ओन करता है, राइट, स्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो कि एक वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और करेक्टली इसको मार्क कीजिए। तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो हमारे फार्मर्स हैं अपना प्रोड्यूस बनाने के बाद कोशिश करते हैं कि एकदम से मार्केट में ना बेचा जाए, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल होगी। जाहिर सी बात है, अगर एग्जाम्पल ले हम राइस का, राइट, अक्टूबर के महीने के एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि भैया नवंबर तक आपका ये मार्केट रेडी हो सकता है। अब सडनली अगर सारा राइस एकदम से नवंबर के महीने में मार्केट में आ जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब जिन फार्मर्स के पास स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं रहेंगे उनको डिस्ट्रेस सेल यहां पर कम करनी पड़ेगी, है ना, डिस्ट्रेस सेल सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए इस प्रकार के आपके वेयर हाउसेज वहां पर क्रिएट किए गए हैं, और उन वेयर हाउसेज में यदि कोई फार्मर अपना प्रोड्यूस्ड स्टोर करता है तो वेयर हाउसेज उसके बिहाफ पे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट देते हैं कि भैया आपका इतना स्टोर है, हमारे पास इतनी उसकी करंटली वैल्यू है, ये क्वालिटी है। अब उस वेयर हाउस रिसीट को जो कि एक एसेट बन चुका है फार्मर के लिए, उसे यूज किया जा सकता है किस तरीके से कि यहां पर बाय द मींस ऑफ ई किसान उपज निधि योजना जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि ये जो ई
नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हैं, इनका यूज किया जा सकता है, बैंक्स को एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल दिया जा सकता है कि भैया हमें थोड़े से पोस्ट हार्वेस्ट लोन चाहिए या अगली क्रॉप के लिए यहां पर लोन चाहिए, हमारी एक क्रॉप ऑलरेडी तैयार है, वेयरहाउस में पड़ी है, स्टोरेज फैसिलिटी में यहां पर रखी गई है, जिसके बिहाफ पे ये रिसीट इशू की गई है, तो इसे एज अ कोलैटरल यहां पर माना जाए। तो बिल्कुल करेक्टली दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर मेंशन की गई हैं एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को भी, जिसके चलते ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा ई किसान उपज निधि लॉन्च किया गया था, प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया गया था, एक डिजिटल गेटवे यहां पर लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से जो फार्मर्स हैं अपने उस प्रकार के ENWR जो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब दी जाती हैं, राइट, इनको यूज कर सकते हैं ताकि वो प्लेज कर सकें फॉर द स्टॉक्स दे हैव केप्ट इन द WDRA के जो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज हैं, ताकि उस हिसाब से अपने पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स यहां पर ऑब्टेन कर सकें, राइट। तो जॉइंट एंडेवर है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, WDRA, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज नाबार्ड का, जिसके तहत ये जो फार्मर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है टू वर्ड्स फाइनेंस उसको यहां पर इंप्रूव किया जा सके और इन रिसीट्स का यहां पर यूज केस बढ़ाया जा सके, राइट। चलिए, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मेंशन कर दी जा चुकी है। WDRA ने जो आपकी ENWR थे वो लॉन्च किए थे 2017 में। चलिए, अगला सवाल यहां पर देखते हैं भारत ब्रांड से रिलेटेड, लास्ट ईयर ये करंट अफेयर में भी देखने को मिला था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी रिटेल सेल ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, ताकि सप्लाईज बढ़ाई जा सके मार्केट में अफोर्डेबल रेट्स में। अब ये जो कमोडिटीज थी ने बेचा जा रहा था अंडर द ब्रांडिंग ऑफ भारत ब्रांड, राइट। तो इन 4 कमोडिटीज में से कौन सी ऐसी कमोडिटी नहीं थी? राइस, चना दाल, शुगर या व्हीट फ्लोर? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सोचिए, सिंपल सा करंट अफेयर है, इजीली आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने देखा 2023 के साल में या 24 में भी हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं ना कहीं डबल डिजिट्स में भी देखने को मिली है फूड प्राइस इन्फ्लेशन, राइट। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर सरकार ने क्या बोला कि देखो, हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी हमारे ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको तो हम यहां पर अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अदर सेक्शन जो मिडिल इनकम क्लास वाले हैं, तो उनके लिए भी हमें कोई ऐसा इनिशिएटिव यहां पर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि हम सब्सिडाइज रेट्स पर, कम रेट्स पर, राइट, अफोर्डेबल रेट्स पर भारत ब्रांडिंग के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज मार्केट में बेचेंगे जो कि हमारी एजेंसीज द्वारा यहां पर प्रोक्योर किए गए हैं, जिसमें राइस का भी सेल हुआ, चना दाल का भी सेल हुआ एंड जो आपका व्हीट फ्लोर है उसका भी यहां पर सेल होता हुआ देखने को मिला। शुगर इसमें इंक्लूडेड नहीं था, राइट। तो ये 3 ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं, जिसके तहत सी ऑप्शन जिसका सेल नहीं हुआ वो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है जी। तो भारत ब्रांड राइस आपका सब्सिडाइज राइट था जो कि लॉन्च किया था सरकार द्वारा, ताकि जिस प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रही थी विद रिस्पेक्ट टू फूड ग्रेन्स उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। अब ये जितने भी आपके ऐसे भारत ब्रांड की कमोडिटीज हैं ये सभी फिजिकल एज वेल एज जो मोबाइल आउटलेट्स हैं केंद्रीय भंडार के, नेफेड के, NCCF के, इन सभी जगह पे अवेलेबल है, फिक्स प्राइस पर उन्हें वहां पर बेचा जा रहा है डिफरेंट पैकेजेस में। ऑब्जेक्टिव यहां पर यही था, गवर्नमेंट द्वारा ये रूट यहां पर इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास ओपन मार्केट स्केल सिम तो अवेलेबल थी, जिसके माध्यम से FCI क्या करता है, जो भी उनके पास सरप्लस स्टॉक रहता है वो बाकी ट्रेडर्स में यहां पर बांट देता है, राइट, एक एज अ प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस पर। बट यहां पर क्या बोला गया कि क्यों बाकी ट्रेडर्स के थ्रू बेचना, हमारे ऑलरेडी यहां पर एजेंसीज काम कर रही हैं जिन्होंने इस प्रकार का सेल का काम वो कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं, तो उन्हीं को यहां पर बोला गया कि आप यहां पर स्टेप इन कीजिए, FCI का जितना भी सरप्लस स्टॉक है जो कि यहां पर बचा है उनके पास, उसकी अच्छे से पैकेजिंग कीजिए, ब्रांडिंग कीजिए और मार्केट पे जाके अफोर्डेबल रेट्स में बेचिए ताकि बढ़ती हुई फूड प्राइस इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो ये कुछ 5 सवाल थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आई होप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगे हों आपको। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं थी तो भैया एक सिंपल सा वैल्यू एडिशन का कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ जी आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 क्वेश्चंस में जो भी आपका स्कोर रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसी तरीके से रेगुलरली जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है जहां पर आप डेली बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस यहां पर देख सकते हैं, नई नॉलेज यहां पर गेन कर सकते हैं, रेगुलरली फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको इसको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।